देखो बेटा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था किसी प्रणाली का पर स्वापरण गुणांक का मान। आज हम पढ़ेंगे किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, कि किसी कुंडली में जो संचित होने वाली स्थितिज ऊर्जा है उस स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है। तो अगर कोई कुंडली है, उस कुंडली में हम किसी सेल से धारा प्रवाहित करते हैं। अगर कुंडली है, कोई भी कुंडली हो सकती है, ये जैसे कुंडली है, इस कुंडली का स्वाकरण गुणांक कितना है, L है, यदि स्वाकरण L है, इस कुंडली में हम इस सेल से धारा प्रवाहित करते हैं। अगर हम इस कुंडली में इस सेल से धारा प्रवाहित करते हैं तो निश्चित रूप से इस कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और वो प्रेरित धारा इस धारा का विरोध करेगी। जब इस धारा का विरोध करेगी तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा इस धारा के स्थायी मान को प्राप्त करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य के लिए ऊर्जा हमें कहां से मिलेगी, इस सेल से। और इस ऊर्जा को ये कुंडली अपने पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित करेगी, है ना। तो जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित करेगी, उस स्थितिज ऊर्जा की हमें गणना करनी है। तो हम ये मान लेते हैं कि अल्प आवेश है और वो अल्प आवेश इस कुंडली में इस सेल के द्वारा प्रवाहित किया जा रहा है। तो किया गया कार्य, जो किया गया कार्य है, ये dw बराबर क्या हो जाएगा, इस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E और प्रवाहित अल्प आवेश dq। अब हम इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालेंगे। तो फैराडे के प्रथम नियम से हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना होता है, -L di/dt। इस मान को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, dw बराबर -L di/dt इंटू dq। इसको हम और हल कर सकते हैं। तो देखो dw -L di हम यहीं पर बना रखें और dq/dt लिख लें। अब देखो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। तो ये हमारा धारा का मान हो गया। तो धारा I बराबर dq/dt, इसकी जगह हम मान रख लेंगे। तो dw बराबर आ जाएगा -L और इसके बाद यहाँ पर मान रखा क्या होगा, I और इंटू डी। अब क्योंकि विरुद्ध कार्य करना पड़ता था तो विरुद्ध कार्य करने के कारण हमारा एक चिन्ह माइनस का यहाँ पहले से लग जाएगा। इस माइनस के कारण हमारा ये माइनस किसमें बदल जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर चिन्ह किसका हो गया, प्लस का। अब हम इसको हल करेंगे, जब कुल कार्य निकालेंगे तो कुल कार्य W बराबर इस कार्य dw का हम समाकलन करेंगे। तो कहां से शुरू किया गया था, पहले सेल से प्रवाहित धारा कितनी थी, I बराबर 0। और इस धारा को हमने जिस मान तक बढ़ाया है वो हम मान लेते हैं कितनी है, I। तो अब ये dw का मान यहां से रखेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, यानी कार्य बराबर I बराबर 0 से I बराबर I0 Li इंटू डी। L को हम बाहर कर लेंगे तो I बराबर 0 से I बराबर I0 I इंटू डी। अब हम I का समाकलन करेंगे। तो जब समाकलन करेंगे तो W इक्वल टू L, इसका समाकलन करेंगे तो एक घात घात में जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा, I², उतने का ही हम भाग दे देंगे बटे 2। और ये 0 से कहां तक है, I0 तक। अब L/2 अपर लिमिट हम पहले रखेंगे तो I0² -0, ये 0 इसलिए हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 Li0²। ये हमारा कार्य होगा। क्योंकि यही कार्य
हमारा कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसलिए कुंडली में स्थितिज ऊर्जा, जो कुंडली में स्थितिज ऊर्जा होगी उस स्थितिज ऊर्जा का मान हमारा क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 Li/0²। ये हमारी स्थितिज ऊर्जा का मान निकल आएगा। ठीक है, अब आगे देखो हमें क्या है कि जो हमारा प्रेरक है, इस प्रेरक को हम श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, इस प्रेरक को हम समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, तो प्रेरकों का संयोजन। तो अब हम प्रेरकों का संयोजन के बारे में देखते हैं। तो प्रेरकों का संयोजन हमारा दो प्रकार से होता है। एक प्रेरक का संयोजन कैसा हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा हमारा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो हम पहले श्रेणी क्रम संयोजन देखेंगे। जब श्रेणी क्रम संयोजन, ये श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, तो हमारे पास दो प्रेरक हैं। एक का प्रेरण गुणांक L1 है और दूसरे का प्रेरण गुणांक कितना L2 है। दोनों को हम सीरीज में जोड़ देते हैं, किसी सेल से जोड़ेंगे। तो जब किसी सेल से हम सीरीज में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के कारण दोनों में समान धारा बहेगी, और जब दोनों में समान धारा बहेगी तो विभव उनके अलग अलग हो जाएंगे। जब विभव उनके अलग अलग हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो उस टोटल दोनों का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा, वो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5 बराबर क्या हो जाएगा, पहले का 5B1 प्लस 5B2। अब चूंकि पहली कुंडली का जो पहली कुंडली है, सॉरी यहाँ पर पहली कुंडली है, इस पहली कुंडली का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा ये 5B1 बराबर स्वकर्ण गुणांक की परिभाषा से क्या होगा L1I। धारा हमारी समान है। दूसरी कुंडली से अगर हम देखेंगे तो दूसरी कुंडली का 5B2 बराबर हो जाएगा L2I। ये दोनों मान यहाँ पर रखेंगे तो 5B = L1I प्लस L2I। अब हम ऐसा प्रेरक लें, ऐसी कुंडली लें जिसका प्रेरण गुणांक हमारा दोनों कुंडलियों के लगभग समान तुल्य हो, और जब लगभग समान है तो उसका हमारा जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा ये 5B का मान कितना हो जाएगा Li। इसलिए अब हम इसके साथ बराबर कर देंगे तो Li बराबर L1I प्लस L2I। I सब जगह से कट जाएगा तो कितना आएगा L1 प्लस L2। अगर हम श्रेणी क्रम में प्रेरकों को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रेरकों का योग तुल्य प्रेरक के बराबर होता है। ठीक है, आगे अब हम समांतर क्रम संयोजन, अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, तो जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं हम ऐसे मान लेते हैं जैसे ये कुंडली है, इसका प्रेरक L1 है, दूसरी हमारी कुंडली है, इसका प्रेरक L2 है। दोनों को हमने समांतर जोड़ा और दोनों को किसी सेल से जब हमने समांतर क्रम में जोड़ा बैटरी से, और इसमें अगर हम सेल से बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं तो ये धारा I यहाँ पर दो भागों में बटेगी, I1 और I2। क्योंकि समांतर क्रम में जोड़े हैं, जब I1 और I2 में बटेगी धारा तो यहाँ पर जो कुंडली में धारा है या सेल से प्रवाहित धारा है, सेल से प्रवाहित धारा, ये सेल से प्रवाहित धारा I बराबर हमारी क्या है I1 प्लस I2 है ना। अब हमारा स्वप्रेरण गुणांक का मान निकालते थे। स्वप्रेरण गुणांक हमारा क्या था, स्वप्रेरण गुणांक, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक हमारा L बराबर E और DI/dt ये सूत्र है। तो इसके आधार पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, धारा परिवर्तन की दर। तो हम एकांक समय में प्रवाहित धारा निकालें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि या यहीं से निकाल सकते हैं कि कुंडलियों में
कुंडलियों में या प्रेरकों में धारा परिवर्तन की दर, जो धारा परिवर्तन की दर है ये हमारी क्या हो जाएगी, di/dt। ये पहली कुंडली में di1/dt और प्लस दूसरी कुंडली में di2/dt। अब हमें धारा परिवर्तन का मान मिल गया, क्योंकि स्वप्राण गुणांक L बराबर E di/dt है। तो यहाँ पर पहले प्रेरक में निकालेंगे, जब पहले प्रेरक में निकालेंगे तो L1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, E/di1/dt। दूसरे प्रेरक के लिए अगर हम देखते हैं तो दूसरे प्रेरक में L2 बराबर -E/di2/dt, क्योंकि स्वप्रण गुणांक तो अलग अलग हैं लेकिन विद्युत वाहक पर हमारा कैसा है, समान है। अगर इन प्रेरकों का तुल्य प्रेरक L हो तो तुल्य प्रेरक L होने पर इसका मान निकालेंगे, तुल्य प्रेरक L बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर L का मान सही हो जाएगा E/di/dt। ये सभी मान अगर हम यहाँ पर देखते हैं, रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, di1/dt, di2/dt और di/dt का मान निकालेंगे इसकी सहायता से। जैसे di1/dt तो इसका मान क्या हो जाएगा, -E/L1, और इससे देखेंगे तो di2/dt तो हमारा इसका मान क्या हो जाएगा, -E/L2। इसी तरह से इससे देखेंगे तो di/dt हमारा हो जाएगा -E/L। इन तीनों मानों को अगर हम यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 1 में E/L = E/L1 और प्लस E/L2, माइनस चिन्ह हट जाएगा, E हट जाएगा तो हमारा क्या आएगा, 1/L = 1/L1 प्लस 1/L2। ये भी यहाँ से हमें क्या सूत्र मिलेगा कि समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रेरकों के विद्युतक्रमों का योग तुल्य प्रेरक के विद्युतक्रम के बराबर होता है। तो हमने श्रेणी क्रम संयोजन भी देख लिया, समांतर क्रम में भी प्रेरकों को जोड़ लिया। अब इसके बाद इसमें आता है अन्योन प्रेरण। तो अब हम अन्योन प्रेरण को देखते हैं कि अन्योन प्रेरण क्या होता है। अन्योन प्रेरण के बारे में जानते हैं। देखो, अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये क्या होता है, इसमें स्वप्रण में हमारी एक कुंडली होती थी, इसमें हमारी दो कुंडलियां हैं। एक कुंडली में केवल सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक लगाते हैं। ये रियास्टेट है, ये कुंजी है और ये सेल है। इसके पास में ठीक हम दूसरी कुंडली रखते हैं और इस दूसरी कुंडली में केवल धारा मापी लगा देते हैं। जब दूसरी कुंडली में हम केवल धारा मापी लगाएंगे, दोनों कुंडलियां कहीं भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। जैसे ही हम इस पहली कुंडली, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, जैसे ही पहली कुंडली में हम धारा प्रवाहित करेंगे, अगर इसमें धारा हम I1 प्रवाहित करते हैं, सेल से I1 प्रवाहित होगी। जैसे धारा प्रवाहित होगी तुरंत इस पहली कुंडली के विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब इस कुंडली के विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फिर यहाँ से क्या निकलेगी, फ्लक्स रेखा। और ये फ्लक्स रेखाएं इस पास वाली दूसरी कुंडली के विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगी, है ना। तो ये फ्लक्स रेखाएं जब इस पास वाली दूसरी कुंडली के विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगी तो निश्चित रूप से इस दूसरी कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न है, ये जो पहली कुंडली की धारा की दिशा है, इसके ठीक विपरीत दिशा में हमारी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ये प्रेरित धारा यहाँ पर इसमें उत्पन्न होगी और इस प्रेरित धारा के कारण इस दूसरी कुंडली में क्या जाएगा, विक्षेप आएगा। जब इस दूसरी कुंडली में
विक्षेप आएगा हमारा, तो दूसरी कुंडली में विक्षेप आएगा। इस घटना को ही हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। कि जब दो कुंडलियां परस्पर पास पास रखी होती हैं तो किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर या धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास रखी दूसरी कुंडली के विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और जो दूसरी कुंडली में बहने वाली प्रेरित धारा है, ये पहली कुंडली के ठीक विपरीत दिशा में बहती है, इसका विरोध करती है ना। अब आगे है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो देखो अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरकत्व भी हम इसको कहते हैं, है ना। तो देखो ये दो कुंडलियां हैं, दोनों को पास पास रखा गया है। पहली कुंडली में जब हमने धारा I1 प्रवाहित की तब दूसरी कुंडली के विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। तो पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली के विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से दूसरी कुंडली की फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या पहली कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है उस पर निर्भर करती है। जैसे जैसे हम पहली कुंडली में धारा में परिवर्तन करते जाते हैं, दूसरी कुंडली के विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता जाता है, तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या यदि N2/2 है तो पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के कैसे अनुक्रमानुपाती है। तो N2/2 प्रोपोर्शनल टू I1, तो N2/2 इक्वल टू MI1। यहाँ जो यम है एक नियतांक है और ये समानुपाती नियतांक है। इस नियतांक को ही हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो हम कह सकते हैं कि जहां यम एक नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, है ना। ये हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो गया। तो यहां से हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की यम बराबर कितना हो जाएगा N2/2 अपन I। और अगर हम I1 बराबर, यदि I1 बराबर 1 एम्पियर धारा का मान पहली कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करें, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, तो यम बराबर क्या हो जाएगा N2/2। तो इससे हम परिभाषा कर सकते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की कि जब दो कुंडलियां परस्पर पास पास रखी हैं तो पहली कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली की फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। हो जाएगी परिभाषा बेटा। तो अब आगे देखो, इसकी दूसरी परिभाषा हम कर सकते हैं फैराडे के नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से। तो देखो फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे का प्रथम नियम क्या है कि किसी कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हुआ है तो दूसरी कुंडली पर विद्युत वाहक बल, दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल, तो ये E2 बराबर हो जाएगा -N2 d∅/dt, d∅2/dt। इसको हल करेंगे तो E2 बराबर -d∅ लिख लें या डेल्टा∅ लिख लें, डेल्टा N2/2/dt। अब समीकरण 1 से हम इसका मान रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से देखो N2/2 बराबर कितना है, यहाँ पर Mi, तो इसकी जगह मान रखेंगे तो E2 बराबर -डेल्टा Mi1/dt। यम इससे बाहर निकालेंगे, यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक को यम इक्वल इनटू डेल्टा I1/ΔT। ये हमारा विद्युत वाहक बल का मान मिल जाएगा। इससे हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान निकालेंगे तो यम बराबर -E2/ΔI1/ΔT। अगर हम इसका मान 1 कर दें तो यदि डेल्टा I1/ΔT इक्वल टू 1 एम्पियर प्रति सेकंड, तो यम बराबर कितना हो जाएगा E2। तो यहां से भी हम दूसरी परिभाषा कर सकते हैं कि जब दो कुंडलियां परस्पर पास पास रखी हैं, दो कुंडलियां परस्पर पास पास रखी हैं
तो पहली कुंडली में एकांक दर की धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल को ही अन्योन्य गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा हमारा क्या होगी हमारी कि जब दो कुंडलियां परस्पर पास पास रखी होती हैं तो पहली कुंडली में एकांक दर की धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली की फ्लक्स ग्रंथियों की दूसरी कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल को ही अन्योन्य गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक निकालेंगे तो मात्रक ठीक इसका स्वप्रण गुणांक का मात्रक होता है। ठीक उसी तरह से देखिए E यानी विद्युत वाहक बल है तो वोल्ट, धारा है तो एम्पियर और समय सेकंड ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, जैसे हम हेनरी भी कहते हैं। हेनरी इसको अगर हम हल करते हैं तो उसमें जब हल किया था तो क्या निकला था, जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसी तरह से जो उसका विमीय सूत्र था स्वप्रण का वही इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। इससे देखेंगे तो जूल का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ए स्क्वायर नीचे है तो उसको ऊपर लेंगे तो ए माइनस, तो विमीय सूत्र हमारा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस। ठीक है, अब इसके बाद इसमें है कि दो प्रणालिकाएं हैं, उन दोनों प्रणालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण का मान कितना होगा। दो प्रणालिकाओं के मध्य हमें अन्योन्य प्रेरण का मान निकालना है। तो हम ये मान लेते हैं कि दो प्रणालिकाएं, पहली प्रणालिका में फेरों की संख्या n1 है, दूसरी प्रणालिका में फेरों की संख्या n2 है। ये प्राथमिक प्रणालिका है और इसके ठीक ऊपर ये द्वितीयक प्रणालिका रखी है। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। इसमें फेरों की संख्या n2 है और इस प्राइमरी में फेरों की संख्या n1 है। जब इस पहली प्रणालिका में हम धारा प्रवाहित करते हैं उसके कारण दूसरी के विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो हम जो परिवर्तन है वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण है। तो पहली प्रणालिका के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो पहली प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना हो जाएगा, म्यू 0 N1 और I1 अपान L। अब दूसरी प्रणालिका का क्षेत्रफल, तो दूसरी प्रणालिका का जो क्षेत्रफल है ये अगर A है तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा ये φ2 का मान कितना हो जाएगा, B इंटू ए मान रखेंगे तो म्यू 0 N1 I1 अपान L इंटू ए। अब हमें दूसरी प्रणालिका का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मालूम हो गया तो हम अन्योन्य गुणांक का मान निकाल सकते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य गुणांक की परिभाषा से क्या है, अन्योन्य गुणांक एम बराबर होता है N2 φ2 अपान I1। यहाँ से हम φ2 का मान रखेंगे तो यम बराबर N2 अपान I1 इंटू म्यू 0 N1 I1 A अपान I1 से I1 कट जाएगा, यम बराबर आ जाएगा म्यू 0 N1 N2 A अपान L। देखो चूंकि पहली कुंडली की या प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई पर जो फेरों की संख्या है वो स्मॉल n1 है, तो प्रति एकांक लंबाई पर फेर ये हमारा स्मॉल n1 बराबर कैपिटल N1 बटे L। इसलिए अन्योन्य कितना हो जाएगा, यम बराबर म्यू 0 N1 स्मॉल इंटू M2 और इंटू E।
हेनरी। ठीक है बेटा, तो ये परिणालिकाओं के मध्य हमारा अन्योन प्रेरण गुणांक निकल आया। ठीक है, आगे हम इसमें पढ़ेंगे एडी करंट।